नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में दो अलग अलग इलाकों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन आई हरकत में। दोनों इलाकों में बनाया गया कंटेनमेंट जोन। कुल 21 घर हुए सील। बीते वर्ष 25 जुलाई में टाटानगर रेलवे स्टेशन में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाई दोषियों को सजा। मुख्य आरोपी को मिला आजीवन कारावास। शहर में अपराधी है बेलगाम। पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल के पद्मश्री अवार्ड की हुई चोरी। पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत प्रधान टोला व सीपी टोला क्षेत्र में होम क्वारंटाइन दो लोगों के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। बता दें कि दोनों क्षेत्रों में कुल 21 घर कंटेनमेंट जोन के दायरे में है। दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है, जहां दिल्ली से आने के बाद इन्हें होम क्वारंटाइन किया गया था। रविवार देर शाम आए रिपोर्ट में दोनों मरीजों की कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। फिलहाल दोनों क्षेत्रों के प्रवेश व निकासी मार्ग को पूरी तरह जिला प्रशासन के निर्देश पर सील कर दिया गया है और सैनिटाइज की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर वॉलंटियर की तैनाती की जा रही है ताकि कंटेनमेंट जोन के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और उन्हें जरूरत के सामान उपलब्ध कराए जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने के बाद सर्वे कर क्षेत्र के लोगों का सैंपल लिया जाएगा। उन्होंने कहा किसी तरह की परेशानी क्षेत्रवासियों को ना हो, इसके लिए वॉलंटियर्स की तैनाती की जा रही है। टोला है और एक सीपी टोला आदर्श नगर सोसाइटी में दो क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। 5 घर हैं प्रधान टोला में और यहाँ सीपी टोला में 16 घर हैं। हाँ, सर्वे होगा, सबकी जांच होगी, वॉलंटियर रहेंगे और जो आवश्यक सुविधा उनको चाहिए उपलब्ध कराया जाएगा। कितने लोगों का सैंपल लिया जा सकता है यहाँ से? जितने लोग हैं जिनकी आवश्यकता होगी सर्वे टीम उसके हिसाब से सैंपल लेगी। जमशेदपुर में बीते 25 जुलाई 2019 को टाटानगर रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने और फिर बच्ची का सिर काटकर फेंकने वाले 3 टेलको रामाधीन बगान निवासी रिंकू साव, कैलाश कुमार व मोनू मंडल को जमशेदपुर कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को उनके जघन्य अपराध के लिए फांसी के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन आरोपियों को 12 जून 2020 को ही दोषी करार दे दिया गया था। जमशेदपुर कोर्ट के अपर न्यायाधीश 5 सुभाष प्रसाद की अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि इस जघन्य अपराध के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। जिंदगी भर इसी एहसास के साथ इन्हें जिंदा रहना होगा। अंतिम सांस तक इनके कदम कारावास से बाहर नहीं निकलेंगे। वर्तमान में तीनों अपराधी साहिबगंज जेल में बंद है, जिनके खिलाफ धारा 366 ए, 376 डी, 120 बी, 201, 302, 419, 370 और 34 समेत पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 47/2010 दर्ज है। मुख्य आरोपी रिंकू साव को अंतिम सांस तक कारावास और 90,000 रुपए का जुर्माना दिया गया है। वहीं आरोपी मोनू मंडल को 10 साल कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना तथा आरोपी कैलाश कुमार को 7 साल और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। स्टेशन पर घटना घटी थी, वहां से एक 3.5 साल की बच्ची को अभियुक्तों द्वारा ले जा करके और उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसका गला काट करके हत्या कर दिया गया था। कुछ दिन पूर्व अभी उन्होंने दोषी पाया था, जिसमें 3 अभियुक्तों को दोषी पाए थे। मोहम्मद शेख उर्फ मोनू मंडल को और रिंकू साव उर्फ रिंकू शाह को और तीसरा कैलाश कुमार को, जिसमें मोहम्मद शेख उर्फ मोनू मंडल को 370 ब्रैकेट 2 क्लॉज 2 के भादवी के अंतर्गत 10 साल की सजा और 20,000 रुपया जुर्माना दिया गया। उसको
3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना दिया गया। जो मेन अभियुक्त रिंकू शाह जो बलात्कार का भी दोषी पाया गया था और जो उसको जो हत्या के बारे में भी जिस पर दोषी पाया गया था और जिसने उसका गर्दन काट करके और उसके गर्दन को फेंक दिया था, जो बाद में पुलिस के द्वारा उसको प्राप्त किया। धारा 363/34 भादवी के अंतर्गत 7 साल का सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, आजीवन कारावास दिया गया था। हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास और 25,000 रुपया का जुर्माना दिया गया। ये साथ में देखे गए थे, जिसमें कैलाश कुमार को अपहरण की धारा 363/34 के अंतर्गत इनको 7 साल की सजा और 10,000 रुपया जुर्माना दिया गया। 3 साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। अनलॉक 1 में जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम है, जहां बेखौफ अपराधियों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में चोरी छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। साथ ही साथ इन्होंने गोली चालन के घटनाओं को भी कई इलाकों में अंजाम दिया। वैसे ताजा मामला जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र का है, जहां केडी फ्लैट स्थित एवरेस्ट विजेता पद्मश्री प्रेमलता अग्रवाल के घर बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने प्रेमलता अग्रवाल के पद्मश्री अवार्ड को भी चोरी कर ली। उधर पुलिस को सूचना मिलते ही जिले के तमाम आला अधिकारी प्रेमलता अग्रवाल के घर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। पुलिस चोरों की तलाशी में डॉग स्क्वाड का भी मदद ले रही है। बताया जाता है कि प्रेमलता अग्रवाल ने विजया होम में नया घर लिया है, जिसमें शिफ्टिंग का काम चल रहा है। कल दोपहर परिवार के सदस्य विजया होम में ही थे। वैसे आज जैसे ही केडी फ्लैट स्थित आवास पहुंचे तो घर के पीछे का दरवाजा खुला पाया और घर में रखे जेवरात नकदी के साथ पद्मश्री अवार्ड भी गायब पाया गया। मामला एक्चुअली में हम लोग सुबह आए तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे चोरी की घटना हुई है। तो इनका मन नहीं था, फिर भी मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए, क्योंकि इनका पद्मश्री का जो मेडल है, जो कि सबसे बड़ा स्वाभिमान है और जमशेदपुर के लिए शान है, वो हम लोग का चोरी हो गया था। तो मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने उस पर मुझे आज्ञा दिया, तो मैंने ट्वीट किया। उस ट्वीट के चलते ही ये सारा चीज़ फिर आगे बढ़ा, आगे की, और पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वो लोग पूरे अफसर लोग लगे हुए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो चोरी हुआ, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। जेवर और पैसे का कोई महत्व नहीं है मेडल के साथ। प्रेमलता अग्रवाल केडी फ्लैट्स, क्या बोलते भैया? केडी फ्लैट्स। हाँ, सिटी एसपी खुद आए थे, अरविंद कुमार भी आए थे, बड़ा बाबू भी आए थे, कदमा थाना प्रभारी, और जितने प्रोविजनल अफसर लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। सरायकेला खरसवा जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए खरसवा थाना क्षेत्र से करोड़ों रुपए मूल्य के ड्रग्स और अवैध विदेशी शराब के कारोबार का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने तस्करी के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पिकअप वैन और ऑटो को भी जब्त किया है। जानकारी देते हुए जिला पुलिस कप्तान मोहम्मद अर्शी ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाके में लगातार अवैध रूप से अफीम की खेती की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर सरायकेला एसडीपीओ के नेतृत्व में 2 टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 57 बोरा अफीम का डोडा पाउडर लैंगिंग मशीन बरामद किया है। एसपी ने बताया कि इसका बाजार मूल्य करोड़ों रुपए है। वहीं इसी क्रम में छापेमारी की टीम को 600 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद हुए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा प्रतिबंधित बिस्किट भी छापेमारी टीम ने बरामद किए, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। चल रहा है। इस संबंध में कल देर रात आज तड़के सुबह ग्राम पदमपुर खरसवा में छापामारी की गई थी। इस छापामारी में गुप्त सूचना जो मिली थी हमको, उसके आधार पर एसडीपीओ सरायकेला के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई थी, मजिस्ट्रेट भी थे उस टीम में, और छापामारी के क्रम में लगभग 57 बोरा अफीम का डोडा और अफीम का पाउडर बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 750 किलो से भी अधिक है। और उसकी ग्राइंडिंग मशीन, जिससे हम डोडा से ये लोग पाउडर बनाते हैं, 2 ग्राइंडिंग मशीन, इसमें 2 पिकअप वैन, 1 जाइलो वाहन, 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। 7 लोग गिरफ्तार हुए। साथ साथ लगभग 52 पेटी विदेशी शराब वो भी बरामद हुई, जो 600 से अधिक बोतल है। किंग्स गोल्ड विस्की
बरामद हुई। ये भी झारखंड में अवैध रूप से है, क्योंकि इसको सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही बेचने का लाइसेंस है शराब को। तो कुल मिला के करोड़ों रुपए का अफीम और लाखों रुपए का शराब यहाँ बरामद हुई है। देह व्यापार कराने के आरोप में जेल में बंद होटल एरकोर के मालिक राजीव दुग्गल की पत्नी सोमवार को डीसी रविशंकर शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि डीसी ने उन्हें हर स्तर पर आश्वासन दिया है और सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन होटल को ट्रांसपेरेंट रूप से खुलवाने पर भी राजी हो गई है, जैसे कि वो लोग चाहते थे, क्योंकि होटल बंद होने के कारण इनके कर्मचारियों के रोजी रोटी पर संकट आ गई थी। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन का अच्छा पहल है, बाकी हम कोर्ट से उम्मीद है कि वहां हमें भी न्याय मिलेगा। मालूम हो कि लॉकडाउन में होटल खोलने और देह व्यापार के आरोप में पुलिस ने राजीव दुग्गल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल को जेल भेज दिया था। निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। यही नहीं, पुलिस ने होटल को भी सील कर दिया था। तभी से इसके कर्मचारी व राजीव दुग्गल की पत्नी होटल खुलवाने के लिए प्रयासरत है। इस मुलाकात के दौरान होटल के कर्मचारी भी उपस्थित थे। उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत आश्वासन दिया है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि हमको पता आपको सैलरी का सब प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो वो कुछ दिन के लिए चाहे टेम्परेरी खुलवा के अलाउ करेंगे कि मैं सैलरीज और जो भी कर सकती हूँ जल्दी करूँ, ताकि हमारे स्टाफ को कोई तकलीफ ना हो। मेरे को चाहिए, बस यही चाहिए था, क्योंकि हमको 2 महीने से स्टाफ को आश्वासन देना और बहुत भागदौड़ कर रही थी इसी चीज़ के लिए कि हम तकलीफ में अगर हमारे स्टाफ को ये तकलीफ ना हो। और जहाँ तक होटल का सवाल बनता, हम बोल रहे हैं कि कोर्ट सब आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि कोर्ट न्याय देगा। इसको भी आस्ते आस्ते हम सब ठीक करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा कुछ हमने किया नहीं है गलत। तो हम श्योर एडमिनिस्ट्रेशन हो, डीसी सर हो, कोर्ट है, हमको सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमने पूरे अच्छे से सिंसियरली उनको हेल्प मांगा उनसे और उनसे पूरा उम्मीद की थी। और वो उम्मीद आज हमने उनको बोली तो उन्होंने हमारी बात सुनी और अपने काम और बहुत आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल जो हमेशा ही विवादों के घेरे में घिरे रहता है, यहाँ एक बार फिर अस्पताल स्टाफ के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। अस्पताल में एक नर्स ने अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि वार्ड अटेंडेंट का नाम प्रभात गुप्ता है। विगत दिनों उन्हें एक नर्स के द्वारा सफाई के लिए कहा गया तो उस पर वे बौखला गए और नर्स के साथ बदतमीजी के साथ पेश आने लगे। नर्स बताती है कि मौके पर मौजूद लोगों के सामने वार्ड अटेंडेंट प्रभात गुप्ता ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिस मामले की लिखित शिकायत उन्होंने अस्पताल अधीक्षक से की है और इस मामले में दोषी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं इस मामले में अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और इस पर जांच टीम गठित कर जांच करवाई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि वार्ड अटेंडेंट का ये कार्य होता है कि वो जहां भी कार्य कर रहा है उस वक्त वहां जो भी कार्य के लिए उन्हें कहा जाए वो उन्हें करना है। अधीक्षक ने कहा कि फिलहाल दोषी वार्ड अटेंडेंट को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है और मामले की जांच के बाद अगर वे दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारा वार्ड अटेंडेंट को हम वार्ड अटेंडेंट बोल के साफ सफाई करते बोलने से वो मेरे को बोला आपको हम जान से मार देंगे। हमको वार्ड अटेंडेंट कैसे बोल सकते? आप क्या सोचते? टेबल ठोक ठोक के चिल्ला के बोला। वहाँ का ये भी टेक्नीशियन भी सामने बहुत बार बोला कि आप धीरे से बात कीजिए, सिस्टर से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो सुना नहीं। टेबल ठोक ठोक के बोला हम आपको गर्दन उड़ा दें। वार्ड अटेंडेंट प्रभात कुमार गुप्ता, अभी हम लोग सुपरिटेंडेंट को ऑलरेडी हम लोग दिए लिख चुके हैं कि इसके लिए कुछ एक्शन लीजिए। तो सर बोले हैं वो जांच कमेटी बैठा दी। ये सिस्टर आरोप लगाई है कि प्रभात गुप्ता उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो मेरे पास जब कंप्लेन आया, इमीडिएटली जांच समिति गठित कर दिया। उसके बाद प्रभात गुप्ता को वहां से हटा दिया ड्यूटी से। तीसरा स्टेप, उससे स्पष्टीकरण भी पूछ लिया गया। सिस्टर ने कहा कि साफ सफाई करने के लिए बोले गए थे। इस पर कहा कि मेरी काम ये नहीं है, मैं नहीं करूँगा। वार्ड अटेंडेंट के पोस्ट पर वार्ड अटेंडेंट काम है कि जहाँ भी इनकी ड्यूटी रहती है वो जो निर्देश दिया जाता है काम के लिए वो करना रहता है।
जमशेदपुर अभिभावक संघ के द्वारा शहर के स्कूलों में नामांकन और पाठ्य सामग्री उपलब्धि की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी इन्होंने सौंपा है। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि शहर के विभिन्न स्कूलों में अभिवंचित वर्ग के छात्रों की नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी और लॉकडाउन लग जाने के कारण ये प्रक्रिया रुक गई। उन्होंने कहा कि अब अनलॉक का समय चल रहा है, ऐसे समय में स्कूलों को ये निर्देशित दिया जाए कि तय संख्या में निर्धारित तिथि के अनुसार स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू किया जाए ताकि बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो सके और घर पर ही सही लेकिन उनकी पढ़ाई जारी रह सके। सत्र 2020-21 के लिए अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के अभिभावकों ने अपने बच्चे का स्कूल में नामांकन के लिए आवेदन किए थे। नामांकन प्रक्रिया चल रही थी, अचानक लॉकडाउन घोषित हुआ पूरे देश में और तब से लेकर अब तक नामांकन प्रक्रिया रुकी हुई है। ऐसे में जो बच्चे अब तक नामांकन पाने से वंचित रह गए हैं वो न किताब खरीद पा रहे हैं न अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख पा रहे हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय से मांग करने हैं कि कम से कम एक तय संख्या में अभिभावकों को बुलाकर उनका नामांकन लिया जाए, स्कूलों को आदेश दे हुए, जिससे बच्चे किताब कॉपी खरीद के अपने घरों में तो कम से कम अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सके। इन्हीं मांगों के हम लोग आ जाए। जमशेदपुर कैब एसोसिएशन के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के वक्त कैब चालकों के समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई। साथ ही बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग की गई। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन के शुरुआत से ही कैब की सेवा बंद करवा दी गई है। इतने दिनों में लॉकडाउन के दौरान लीज में चल रही गाड़ियों को भी कंपनी ने वापस ले लिया है। साथ ही अनलॉक शुरू होने के बाद भी ना ही कंपनी और ना ही जिला प्रशासन कैब चालकों के विषय में सोच रही है। ऐसे में कैब चालकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर इन सभी ने जिले के उपायुक्त से बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग की है। वो गाड़ी अभी कंपनी 22 मार्च से हम लोग को ले लिए, यार्ड में खड़ा कर लिए, जो बीमारी चला उसके चलते। और वो गाड़ी अभी हम लोग 3 महीना से बेरोजगार है, एकदम कोई कमाई नहीं, कुछ नहीं। हम लोग का हालत बहुत ख़राब है, घर का भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल में बच्चे की फीस देने के लिए नहीं है। और कंपनी हम लोग को गाड़ी अभी वापस नहीं कर रही है जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। हम लोग का हालत खराब, इसलिए हम लोग आए थे, डीसी साहब को ये ज्ञापन दिए हैं कि या तो गाड़ी हम लोग को कंपनी वापस दे दे चलाने के लिए, या फिर सरकारी से हम लोग को कुछ रोजगार भत्ता मिले। और बाकी तो अटैचमेंट का जितना गाड़ी है ओला का सब गाड़ी चले रहा है, सिर्फ हम लोग का लीज वाला गाड़ी ही कंपनी हम लोग को नहीं दे। रविवार के दिन बिरसा नगर थाना अंतर्गत विजया गार्डन में डॉक्टर दंपत्ति और महिला वकील के साथ हुई मारपीट के मामले में वकील ममता कुमारी ने जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाते हुए अंगरक्षक दिए जाने की मांग की। महिला वकील ममता कुमारी का आरोप है कि वे अपने क्लाइंट डॉक्टर के आवास पर केस के सिलसिले में बात कर रही थी, तभी डॉक्टर की पत्नी आ धमकी और गलत आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगी। ऐसे में वकीलों को सुरक्षा की जरूरत है। वहीं ममता कुमारी ने अपने लिए अंगरक्षक की मांग करते हुए पूरे मामले की उचित जांच करते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स कंपनी के कानवाई चालकों के लॉकडाउन अवधि के वेतन मांग मामले में चालकों को आस की किरण नजर आई। जिले के उपायुक्त द्वारा इन्हें त्रिपक्षीय वार्ता का भरोसा दिया गया है, जिसमें संभवतः इनकी समस्या का समाधान निकल सकता है। गौरतलब हो कि इन चालकों ने इससे पूर्व मामले को लेकर उप श्रमायुक्त के पास गुहार लगाई, जहां से मामले में निष्पादन नहीं होते देख इन्होंने जिले के उपायुक्त के समक्ष मामले की न्याय की गुहार लगाई थी। सोमवार को फिर से इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, जिसके बाद इन्होंने कहा कि जिले के उपायुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इसी सप्ताह जिला प्रशासन त्रिपक्षीय वार्ता करवाएगी, जिसमें संभवतः इनकी समस्या का समाधान होगा और चालकों को वेतन मिल जाएगा। का पेमेंट का भुगतान है, उसी मैटर को आज लटका के रखा गया टाटा मोटर के द्वारा। कानवाई चालकों का एसगेसिया भी रोक के रखा गया था और इस मैटर का समाधान डीएलसी द्वारा नहीं हो सका और डीएलसी के ही द्वारा जो है निर्देश पर हम लोग डीएलसी उपायुक्त महोदय के पास आए थे हम लोग। तो आज यहाँ तय हुआ है कि ठीक है, हम लोग बातचीत हो गई है और इसके ऊपर कोई भी फैसला करने का डेट निर्धारित हो जाएगा। संभवतः इसी हफ्ते कोई डेट निर्धारित करेंगे डीसी महोदय और टाटा मोटर और कनवाई चालकों बीच त्रिपक्षीय वार्ता करके रास्ता का निकलेगा समाधान। मांग है कनवाई चालकों को तो 2 महीने का लॉकडाउन का पेमेंट है वो दिया जाना चाहिए, जो केंद्र द्वारा निर्धारित है, जो अभी तक नहीं दिया गया।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।